वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए एक जर्नी पर चलते हैं। एक ऐसी सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी लिखी हुई एक भी चीज हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। जब स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड हो तो आप उस कल्चर को कैसे समझेंगे? उनके पीछे छूटे हुए सामान से। उनका मटेरियल कल्चर, उनके ऑब्जेक्ट्स ही उनकी आवाज बन जाते हैं। उनके बर्तन, उनकी मूर्तियां, उनकी मोहरें, आज ये सभी हमें उस ग्रेट सिविलाइजेशन की कहानी सुनाएंगे। इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले द हड़प्पन सिग्नेचर, जहां हम उनकी सील्स को डिकोड करेंगे। फिर मास्टर्स ऑफ मेटल एंड स्टोन में उनकी जबरदस्त स्कल्पचर मेकिंग स्किल्स देखेंगे। उसके बाद हम द वर्ल्ड ऑफ टेराकोटा में आम लोगों की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में अ सिविलाइजेशन इन स्टाइल में हम उनके क्राफ्ट्स और फैशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द हड़प्पन सिग्नेचर। हम इसे सिग्नेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि सील्स आईवीसी के, आप कह सकते हैं, सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। ये हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में सबसे ज्यादा बताते हैं। तो फिर से वही सवाल, एक ऐसी सभ्यता को कैसे समझा जाए जिसकी भाषा ही हम पढ़ नहीं सकते? इसका जवाब है कि हमें आर्कियोलॉजिस्ट की तरह सोचना होगा। हमें बनना होगा एक डिटेक्टिव। उनके छोड़े हुए ऑब्जेक्ट सिर्फ चीजें नहीं है, ये हमारे लिए एविडेंस है, क्लूज है। और इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा सबसे बड़ा क्लू उनकी सील्स। तो आखिर ये सील्स हैं क्या? ये ज्यादातर स्टीयरटाइट से बनी होती थीं, यानी सोपस्टोन, जिसे आग में पकाकर हार्ड किया जाता था। लेकिन इनका फंक्शन सिर्फ स्टैंप लगाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इनके कई काम थे। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था ट्रेड गुड्स को ऑथेंटिकेट करना, बिल्कुल आज के बारकोड या क्यूआर कोड की तरह। सोच के देखिए, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड सिस्टम का सबूत है। कुछ लोग सील्स को एमुलेट्स यानी ताबीज की तरह भी पहनते थे, प्रोटेक्शन के लिए। और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि शायद ये एजुकेशनल टूल्स की तरह भी यूज होती थी। इन सील्स पर अक्सर एनिमल मोटिव्स बने होते थे। सबसे पॉपुलर था यूनिकॉर्न, एक मिथिकल क्रीचर। उसके अलावा हम्प बुल, राइनो और टाइगर भी आम थे। पर यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसे नोट करना जरूरी है। किसी भी, आई रिपीट, किसी भी हड़प्पन सील पर काऊ का चित्र नहीं मिलता। बुल है जो पावर का सिंबल है, वो बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन काऊ नहीं। ये उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में क्या अंदाजा देता है? समथिंग टू थिंक अबाउट। इन सील्स पर एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और उसको लिखने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे बास्टोफेडोन स्टाइल कहते हैं। ये एक बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल है, मतलब पहली लाइन राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी और अगली लाइन लेफ्ट से राइट। बास्टोफेडोन एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है द वे एन ऑक्स प्लाउज अ फील्ड। एक तरफ जाता है फिर मुड़कर दूसरी तरफ। व्हाट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग। तो हम ये तो जानते हैं कि वो लिखते कैसे थे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो क्या लिखते थे। उनकी ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसे खजाने के संदूक जैसा है जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है। जस्ट इमेजिन, अगर ये चाबी मिल गई तो साउथ एशिया की एंशिएंट हिस्ट्री शायद हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मास्टर्स ऑफ मेटल एंड स्टोन। हम अब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट्स से आगे बढ़कर उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को देखेंगे। ये हमें उनकी कला, उनके विश्वास और उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ बताएगा। हड़प्पन्स ब्रॉन्ज कास्टिंग में माहिर थे। वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक या सिरे पर ड्यू कहते हैं। प्रोसेस सिंपल है। पहले वैक्स का एक मॉडल बनाया, फिर उस पर मिट्टी की मोटी परत लगाई। गर्म करने पर वैक्स पिघल कर बाहर निकल जाता है और जो खाली सांचा बचता है उसमें पिघला हुआ ब्रॉन्ज डाल दिया जाता है। आखिर में मिट्टी के सांचे को तोड़कर मूर्ति निकाली जाती है। इसका मतलब हर मूर्ति के लिए एक नया सांचा बनता था। सो एवरी पीस वॉज यूनिक। इस टेक्निक का सबसे बेहतरीन, सबसे फेमस एग्जाम्पल है मोहनजोदारो से मिली ये डांसिंग गर्ल। सिर्फ 4 इंच की ये मूर्ति दुनिया की सबसे पुरानी ब्रॉन्ज स्कल्पचर मानी जाती है। इसकी त्रिभंगा पोस्चर देखिए, यानी शरीर का 3 जगह से बेंड होना, एकदम नेचुरल और रिलैक्स्ड फील देता है। और इसका कॉन्फिडेंट स्टैंस, ये किसी देवी की मूर्ति नहीं लगती, बल्कि एक आम लड़की की है। इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि उनकी सोसाइटी में आर्ट का एक सेक्युलर यानी नॉन रिलीजियस डायमेंशन भी था। अब ब्रॉन्ज से बिल्कुल अलग स्टोन स्कल्पचर्स आमतौर पर ज्यादा फॉर्मल और रिजिड होते थे। इसका प्रमाण है ये बीडेड प्रीस्ट जो स्टीटाइट से बना है। इसकी शांत मुद्रा, आधी बंद आंखें जो मेडिटेशन का प्रतीक है, और शॉल पर बना ट्री फॉइल पैटर्न
बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही पैटर्न हमें मेसोपोटामिया में हाई प्रीस्ट्स या रॉयल्टी से जुड़ा हुआ मिलता है। तो क्या ये कोई प्रीस्ट किंग थे? ये मूर्ति एक रूलिंग क्लास की तरफ इशारा करती है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है फ्लूइड और डायनामिक डांसिंग गर्ल जो रोजमर्रा की जिंदगी और सेकुलर आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी तरफ है स्टैटिक और रिजिड बियर्डेड प्रीस्ट जो अथॉरिटी और ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें हड़प्पन समाज के बारे में क्या बताता है? शायद ये कि उनकी सोसाइटी में दो दुनियाएं एक साथ एग्जिस्ट करती थी, एक फॉर्मल हायरार्किकल दुनिया और दूसरी एक इनफॉर्मल आर्टिस्टिक दुनिया। अब हम एलीट आर्ट से हटकर आम लोगों की कला की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है द वर्ल्ड ऑफ टेराकोटा। ये आग में पकी हुई मिट्टी से बनी वस्तुएं हैं। हम इसे पुअर मैन्स आर्ट भी कह सकते हैं। टेराकोटा में सबसे प्रोमिनेंट है मदर गॉडेस फिगरीन्स। इनकी फिनिशिंग क्रूड है, ये रिफाइंड नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आर्ट आती नहीं थी। इसका मतलब है कि इनका पर्पस अलग था। इनकी पहचान इनके फैन शेप्ड हेडगियर, गोलियों जैसी आंखें और भारी गहने हैं। यहां सिंबलिज्म फॉर्म से ज्यादा जरूरी था। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि घरों में होती थी। ये फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन और समृद्धि की प्रतीक थी। याद रखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक एग्रेरियन यानी कृषि प्रधान सभ्यता थी जिसके लिए फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनकी हर घर में मौजूदगी एक पर्सनल रिलीजियस प्रैक्टिस की तरफ इशारा करती है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, अ सिविलाइजेशन इन स्टाइल। इसमें हम उनके मटेरियल कल्चर के सबसे पर्सनल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, उनके बर्तन, गहने और फैशन, ताकि हम उन्हें एक इंसान के तौर पर बेहतर समझ सकें। उनकी पॉटरी ज्यादातर व्हील मेड थी, जो मास प्रोडक्शन और स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स का संकेत है। उनका सिग्नेचर स्टाइल था रेड एंड ब्लैक वेयर, लाल रंग के बर्तन पर काले रंग से ग्लॉसी डिजाइन। एक अनोखा बर्तन है परफोरेटेड पॉटरी, जिसके नीचे और साइड में छेद होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इसका इस्तेमाल लिकर बनाने के लिए एक स्ट्रेनर की तरह किया जाता होगा। यह उनकी कुलिनरी हैबिट्स की एक झलक देता है। हड़प्पन लोगों को ऑर्नामेंट्स का बहुत शौक था। अमीर लोग गोल्ड, सिल्वर, लैपिस लाजुली पहनते थे, तो आम लोग बोन और बेक्ड क्ले के गहने। ये दिखाता है कि सुंदरता की चाह हर सोशल क्लास में थी। चंदूदारों और लोथल में पूरी बीड फैक्ट्रीज मिली हैं, मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी, सिर्फ कोई घरेलू शौक नहीं। उनके फैशन में क्लियर सोशल नॉर्म्स थे, जैसे कि नेकलेसेस, आर्मलेट्स और फिलेट्स, जो एक तरह के हेडबैंड्स होते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे। लेकिन गर्डल्स यानी कमरबंद, ईयर रिंग्स और एंकलेट्स यानी पायल, ये ऑर्नामेंट्स सिर्फ महिलाएं ही पहनती थी। ये उनके समाज में जेंडर स्पेसिफिक फैशन रूल्स को दर्शाता है। उनकी मूर्तियों में अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स और बियर्ड के स्टाइल्स दिखते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो लोग अपने पर्सनल अपीयरेंस को लेकर काफी कॉन्शियस थे। ये एक सोफिस्टिकेटेड, अर्बन और आप कह सकते हैं फैशन कॉन्शियस सोसाइटी की निशानी है, बिल्कुल हमारी तरह। तो उनके सील्स के डिसिप्लिन से लेकर उनकी स्कल्पचर्स की आर्टिस्ट्री और उनके ऑर्नामेंट्स के पर्सनल स्टाइल तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मटेरियल कल्चर एक ऐसी सोसाइटी की तस्वीर पेश करता है जो ऑर्गेनाइज थी, जिसमें आर्ट और एस्थेटिक्स की जगह थी, और सबसे बढ़कर जो डीपली ह्यूमन थी। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल, कौन सी एक चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्पिरिट को सबसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करती है और क्यों? क्या वो उनका सिस्टमैटिक सील है, उनकी आजाद ख्याल डांसिंग गर्ल, उनका अथॉरिटेटिव प्रीस्ट किंग, या आम आदमी की मदर गॉडेस? इस पर जरूर सोचिए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल